Assalamu alaikum students. Welcome in Fundamental Physical Chemistry. Today in Chemical Equilibrium we are going to study Van 't Hoff equation, and we will see that how it explains the effect of temperature on chemical equilibrium. As we know that chemical equilibrium for a system, this is represented by capital K, right? So we will see the impact of temperature on chemical equilibrium, and this is studied under Van 't Hoff equation, and today we will see its part 1. So, the equilibrium constant of a chemical reaction remains constant at a given temperature. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, वो एक गिवन टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर है और हमने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर दिया है. तो जब तक वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी एक ही रहेगी. ठीक है, यानी डिफरेंट टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करके अगर हम डिफरेंट कंडीशंस चेंज करेंगे, जैसे कंसंट्रेशन या प्रेशर, तो ये तो हो सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो जल्दी या देर से अचीव हो जाए, लेकिन उसकी जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है वो वही रहेगी. ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे. लेकिन अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, बट इट्स मैग्नीट्यूड वेरी कंसिडरेबली विद चेंज इन टेम्परेचर. तो इस लाइन का यही मकसद है जो मैंने आपको समझाया है. यानी एक खास टेम्परेचर पे एक खास वैल्यू रहेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और जब हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी. द ली शैटलर प्रिंसिपल गिव्स ओनली अ क्वालिटेटिव आइडिया अबाउट द शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड. ठीक है, तो जो ली शैटलर प्रिंसिपल है वो सिर्फ एक क्वालिटेटिव आइडिया देता है, यानी वो ये बताता है कि टेम्परेचर के चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, लेकिन कितना चेंज होगा यानी उसका जो क्वांटिटेटिव आइडिया है वो ली शैटलर प्रिंसिपल नहीं देता. तो जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है फॉर द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर, दिस कैन बी ड्राइव्ड थर्मोडायनेमिकली, और जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी आप कह सकते हैं जो क्वांटिटेटिव इफेक्ट है टेम्परेचर का केमिकल इक्विलिब्रियम पर, उसको हम बाय मींस ऑफ वॉन 't हॉफ इक्वेशन डिटरमिन कर सकते हैं. और वो किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिकली हम इसको स्टडी करेंगे. राइट, तो अब उसको डिटरमिन करने के लिए एक्चुअली हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर थर्मोडायनेमिक इक्वेशन. ठीक है, यू हैव टू एक्चुअली मेमोराइज दिस इक्वेशन. दिस इज अ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, that is delta G naught is equal to minus RT log natural K A. राइट, ये के ए तो हमने पिछले लेक्चर्स में तफसील से डिस्कस किया है कि जब हम कंसंट्रेशन को एक्टिविटी की टर्म में देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के ए से रिप्रेजेंट करते हैं. डेल्टा जी नॉट जो है ये गिब्स फ्री एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन की, और ये यूजफुल एनर्जी होती है. ठीक है, आर जो है आइडियल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, लॉग नेचुरल, ये लॉग नेचुरल के ए. तो डेल्टा जी नॉट दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के ए. ये इक्वेशन आपको मेमोराइज करनी है. नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाके आपने आप थर्मोडायनेमिक का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हम इस इक्वेशन की डेरिवेशन देखेंगे, बट हियर यू हैव टू टेक इट एज सच. लेकिन मैं इन तमाम टर्म्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ. डेल्टा जी नॉट कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी. जब भी किसी क्वांटिटी के ऊपर ये नॉट का साइन आ जाता है, इट मींस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे आर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड वी विल टेक देयर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन. ठीक है,
तो डेल्टा जी नॉट चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हेन दे आर टेकन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? ये यूजफुल एनर्जी होती है जो किसी भी सिस्टम के अंदर कॉन्टेंट होती है। इसके बाद आर जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है केल्विन स्केल में, लॉग नेचुरल के ए इज द इक्विलिब्रियम expression when the concentrations are taken in terms of activity, ठीक है। अब के ए क्या है? के ए इज द thermodynamic equilibrium constant of the reaction. Now suppose we have a reaction in which we are representing the concentration of reactant A as A into A. अब A जो है ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, इसको कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो हम इसमें इसको पढ़ते हैं A कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, B कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस सो ऑन, रिवर्सिबल रिएक्शन F कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट L प्लस M कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट M प्लस सो ऑन। ये मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्मॉल a जो है वो एक्टिविटी को या कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द रिएक्टेंट A, ठीक है, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसी तरह स्मॉल b एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है ऑफ रिएक्टेंट B, ठीक है, और इसको हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। स्मॉल l रिएक्टेंट L की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल m यहाँ पे हेयर रिएक्टेंट M की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्टिविटी की टर्म में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखें, देन के ए दिस विल बी इक्वल टू, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हम न्यूमरेटर में लेते हैं। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, तो इनकी कंसंट्रेशन हम न्यूमरेटर में लेंगे, और इसको किस तरह से हम वर्ड्स में स्पेसिफाई करेंगे, यानी एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट L रेज टू पावर L। अब ये स्मॉल l है विच इज कोएफिशिएंट हेयर, और ये आपको पता है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट्स बन के अपीयर होते हैं। इसी तरह ये वाला जो रिएक्टेंट है इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट m रेज टू पावर m, एक्टिविटी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ component A raised to power A multiplied by activity of component B raised to power B. So hope you have understood this lecture up to this point. And if any question you can ask. For a gas reaction in which the gases approach ideal behavior, then the activities may be replaced by the corresponding partial pressures, ठीक है। तो अब जो पिछली इक्वेशन में हमने डेल्टा जी नॉट को बराबर किया था माइनस आर टी लॉग नेचुरल के ए के, तो अगर हम ये कहें कि गैसेस जो हैं वो आइडियली बिहेव करती हैं, तो एक्टिविटीज को हम पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वहां पर जो पिछली इक्वेशन में हमने के ए दिया था उसको हम के पी से रिप्लेस कर देंगे। इस तरह ये जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जो कि हमने यूज की है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए, वो क्या बन जाएगी? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के पी। अच्छा जी, अब इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, दिस वन डेल्टा जी नॉट, दिस refers to a process in which each of the reactant and products is in standard state at 1 atmospheric pressure, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये डेल्टा जी नॉट जो है दिस इज द डिफरेंस इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और ये स्टैंडर्ड मतलब फॉर्म है गिब्स फ्री एनर्जी की। और जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, ना सिर्फ ये कि वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हैं, बल्कि वो स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इस रिएक्शन को स्टडी किया गया है। और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। द राइट हैंड साइड इट कंटेन्स टू वेरिएबल्स टी एंड के पी, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड है और इसमें दो वेरिएबल्स हैं, टी है और के पी है, ठीक है। के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, और ये हमने पिछली स्लाइड में कहा कि ये वेरी करता है, इसमें क्वांटिटेटिव वेरिएशन आती है बाय क्वांटिटेटिव चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारे पास इसमें एक तो ये वेरिएबल है टेम्परेचर और दूसरा ये वेरिएबल है के पी, right. So we have on the right hand side two variables, one is temperature
and the second is Kp, while this is ideal gas constant, तो ये एक constant है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और यानी अब जो दो वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर केपी, और दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो वैसे भी देखें यहाँ पर एक टेम्परेचर वेरिएबल है और एक ये वाला वेरिएबल्स है, तो प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। किसी भी रिएक्शन को जब हमने स्टडी करना है एट अ टाइम, हम टेम्परेचर और प्रेशर को वेरिएबल करके स्टडी नहीं कर सकते। सो इफ वी आर कीपिंग द टेम्परेचर वेरिएबल, सो वी विल कीप प्रेशर एज कांस्टेंट। अच्छा जी, अब हमने इस इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वो हो जाएगा करली डेल्टा जी नॉट ओवर करली टी, और सब स्क्रिप्ट में ये पी लिखेंगे। सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ ये पी, ये इंडिकेट करता है दैट वी आर स्टडिंग दिस रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और करली का साइन रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज इन दी मैग्नीट्यूड or in magnitude of delta G naught by changing temperature। और करली जो है ये वाला साइन करली, ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब जब हम इस सारी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो इस इक्वेशन को फिर हम किस तरह से लिखेंगे, करली डेल्टा जी नॉट ओवर करली टी पी। Okay, this is equal to minus r log natural kp minus rt d log natural kp over dt। अच्छा, अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास t और एक है log natural kp। These are the two terms, जबकि r जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसमें जितने वेरिएबल्स होते हैं उनको हम अलग-अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, और इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो कांस्टेंट होता है उसको हम अलग से डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो जब हम ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो इनको पहले हम देखें, ये लॉग नेचुरल के पी को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो टी है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू करली टी, ठीक। तो जब हम उसका डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का करेंगे इन दो वेरिएबल्स को अलग-अलग कंसिडर करते हुए, तो वो रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। एक्चुअली दिस इज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन कि हमने जब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, और वो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अब फिजिकल केमिस्ट्री में इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि आपने सिर्फ इस डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है उसको याद कर लेना है, ठीक है। यानी इसमें ये आर एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करते, इसको यहाँ भी और यहाँ भी ऐसा सच लिख देंगे, और लॉग नेचुरल केपी का डिफरेंशिएशन लॉग नेचुरल केपी आएगा। फिर उसके बाद हम जब इसको टी को ऐसा सच लिखेंगे माइनस आर टी, और आगे लिख देंगे डी लॉग नेचुरल केपी डिवाइडेड बाय डी टी। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। तो इसको एक्चुअली आपने ऐसे ही करना है, यानी हमने टी और लॉग नेचुरल के पी को अलहदा से डिफरेंशिएट करना है। और जब हम उसको एक्चुअली डिफरेंशिएट करते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि पहले हमने ये टी को विद रिस्पेक्ट टू डी टी करेंगे तो वो आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएगा और सिर्फ लॉग नेचुरल के पी आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम ये जो पहला टर्म है आर टी, इसको ऐसा सच लिख देंगे, और ये लॉग नेचुरल के पी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो वो चूंकि कैंसल्ड आउट नहीं होगा तो वो डी लॉग नेचुरल के पी ओवर डी टी आ जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो ये इक्वेशन जो है दो फैक्टर्स पे मुश्तमिल है, एक टी और एक लॉग नेचुरल के पी, जबकि यहाँ पर ये जो r है ये कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन का ये रूल होता है जब एक यानी एक टर्म दो टर्म्स पे मुश्तमिल होती है, जैसे यहाँ पे t है और लॉग नेचुरल kp है, तो कांस्टेंट को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये जो t को t का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dt, तो वो एक दूसरे से कैंसल्ड आउट हो जाएगा,
और लॉग नेचुरल के पी जो है ये एज सच आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे में हमने क्या करना है कि ये आर के बाद ये माइनस साइन, ये वाला माइनस दोबारा से आएगा, आर कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और ये टी हमने यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही लिखना है जिस तरह यहाँ पर हमने ये पहले लॉग नेचुरल के पी लिखा था, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि हमने इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है डी लॉग नेचुरल के पी को विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे जो इस t को विद रिस्पेक्ट टू डी टी डिफ्रेंशिएट किया था वो आपस में कैंसल्ड आउट हो गया था, और सिर्फ ये हमारे पास ये वाला माइनस आर लॉग नेचुरल के पी आ गया, ठीक है। और इस तरह से ये हमारे पास ये वैल्यू जो है मिल गई। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो है मैंने एज सच पिछले पेज से उठा के लिख दी है, यानी कर ली डेल्टा जी नॉट ओवर कर ली टी पी, दिस इज इक्वल टू माइनस आर लॉग नेचुरल के पी माइनस आर टी डी लॉग नेचुरल के पी डिवाइडेड बाय डी टी। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को थ्रू आउट टी से मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे क्या होगा टी कर ली डेल्टा जी नॉट ओवर कर ली टी पी, दिस इज इक्वल टू माइनस आर, इसके साथ ये टी आ जाएगा, लॉग नेचुरल के पी माइनस आर, और ये सिंगल टी था ये टी स्केयर बन जाएगा, डी लॉग नेचुरल के पी डिवाइडेड बाय डी टी, राइट। अच्छा जी, अब ये देखें इस इक्वेशन में ये वाला फैक्टर जो है माइनस आर टी लॉग नेचुरल के पी, ये डेल्टा जी नॉट के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि टी इज इंटू कर ली डेल्टा जी नॉट ओवर कर ली टी पी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी स्केयर डी लॉग नेचुरल के नॉट डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या कर दिया उन्होंने, व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज रिटन एज। तो अगर जैसा कि मैंने कहा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में लें तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ये आपने एज सच याद करनी है। और ये बराबर होती है डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट, दिस इज इक्वल टू टी करली डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय करली टी पी के, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर ये वाला ठीक है ना डेल्टा जी नॉट माइनस ये वाला टर्म जो था ना आर टी स्केयर डी लॉग नेचुरल के नॉट के ए डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। तो इसको जो है डेल्टा एच नॉट के बराबर कर दिया है, ठीक है। और ये इस इक्वेशन को हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। यही चीज यहाँ पर बता दी गई है कि डेल्टा एच नॉट जो है इसको हमने बराबर ले लिया है आर टी स्केयर डी लॉग नेचुरल के ए डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी अगर हम इस सारी वैल्यू को डेल्टा एच नॉट के बराबर ले लें। अब ये डेल्टा एच नॉट क्या है, डेल्टा एच नॉट इज द स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी, right? Standard change in enthalpy when reactants and products they are in their standard state. So this is the end of today's lecture, and in the next lecture we will see want Hoff equation part 2.